ऑन हुआ रिकॉर्डिंग? रिस्पॉन्स दीजिएगा आप लोग। और जरा अपने ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट हो गया है, तो बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कोई बोलिएगा। ऑडियो वीडियो कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, सब ठीक है सर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि मार्किंग स्कीम के बारे में, आपको डीएमसी के बारे में। तो जीओटी पता है आपको? एक आता है आपका एससीजेई, आप जानते ही हैं कि डिप्लोमा के लिए एक बेहतर एग्जाम होती है। इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ये बिल्डिंग मटेरियल्स। और ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग सच में मतलब सिविल में आए हुए हैं। ऐसा नहीं सोम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, सर्वे की तरह है। बिल्डिंग मटेरियल बहुत इजी सब्जेक्ट है। और जो आज पहला चैप्टर आज हम लोग करेंगे वो है ब्रिक्स। आप लोगों ने सिलेबस देखा अपना? सिलेबस कितना देखा अपना जीओटी का? चलिए हम बताते हैं आपको। जो पहला यूनिट पढ़ना है वो है ब्रिक्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है सर। तो ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन साइट्स आपने देखा है अपने घर के आसपास में या फिर अपने ही घर में जनरली? कई फ्लैट्स बिल्डिंग वगैरह ढलाई में नहीं देखा? मैक्सिमम 10। देखे हैं सर। एक बार बता सकते हैं आप कि क्या क्या उसमें यूज करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स? सीमेंट, गिट्टी, बालू। गिट्टी को बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट्स, ठीक है। और सभी को जवाब दीजिए। सर गिट्टी को कंक्रीट भी बोलते हैं ना सर? कंक्रीट को गिट्टी नहीं बोलते हैं। कंक्रीट एक आगे बढ़ाएंगे, एग्रीगेट बोलते हैं गिट्टी को। ठीक है, आगे बोलिए। सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर को मिला के मोर्टर बनाया जाता है। ठीक है, और क्या बिल्डिंग मटेरियल्स आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जाते हैं तो और क्या देखते हैं आप? सबसे बेस्ट चीज होता है हम लोग ब्रिक्स, जिसपे बिल्डिंग खड़ी होती है, या फिर ये बोला कि डिवाइस करने के लिए। ठीक है, और फिनिशिंग फेज में आता है आपका पेंट, वार्निशेस। अगर कहीं ढलाई वगैरह हो रहा होगा तो आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर से हम लोग खड़ा करते हैं ना, ये रोकने के लिए, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, वो टिम्बर काम होता है। तो वो भी आपका एक क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स ही में ही आता है। इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ब्रिक्स से। हाँ, और एक बात, ब्रिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं, चाहे बिल्डिंग मटेरियल जो भी हम पढ़ाएंगे, ये आपका पूरा पूरा सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। बुक्स रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हैं तो ये बुक देख सकते हैं आप लोग। एसके दुग्गल का है, हम लोग इसी से पढ़े थे। और जनरली ये लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है। समझे? बुक सब देख लिया तो आप लोग अपने रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्वेश्चंस और सारा चीज प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ पे, और नोट्स भी पूरा देंगे हम, भरपूर नोट्स मिलेगा आपको। और बिल्डिंग मटेरियल्स जो चैप्टर है आपका, ये समझ तो जाते हैं बहुत लोग, दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को स्कोर करने में।
एग्जाम में स्कोर करने में। तो स्कोरिंग क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है नहीं कि आप लोग कॉन्सेप्ट से स्कोर कर लेंगे, इसमें आपको राइटिंग स्किल्स आना चाहिए कि थ्योरी ऊपर है पूरी पूरी तरह है, तो आप लोग कैसे इसको लिखेंगे कि आपको पूरे तरह से नंबर मिले। तो हम बताएंगे नेक्स्ट, जैसे हम नोट्स बनाएंगे आपको भेजे जाएंगे ग्रुप में, ठीक है। शिवम सर ने एसएससी जेई के बारे में कुछ बोला था आपको? सुन पा रहे हैं? सर आप भी बता दीजिए। एसएससी जेई एक तो बार आप बता जानती हैं, दीजिए सर आप। एसएससी जेई तो आप जानती हैं ना, जेई के लिए जो डिप्लोमा लेवल में हम लोग फॉर्म भरते हैं वो जूनियर इंजीनियर का होता है। अभी हाल फिलहाल में झारखंड एसएससी आया हुआ था, तो वैसे ही एक सेंट्रल पे होता है एसएससी जेई। तो सारे सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे अभी से, जो पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर से, ये सारे सब्जेक्ट आपके जेई के ही हैं। तो अभी से ही मतलब एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको हमेशा रिवीजन में रखिएगा, तो बेहतर आपको मिल सकता है रिजल्ट। और सर ने प्रीवियस क्लास में, सोमवार क्लास में, सर ने ये बुक के बारे में बोला होगा कि इसे प्रैक्टिस करने में काफ़ी आसानी होती है और आंसर्स लगभग इसमें सही दिए होते हैं। और सोम का क्लास उस दिन कितने लोगों ने किया था शिवम सर का? किसने किया था? यस सर। तो आपको तो पता होगा, सर ने बताया था ना बुक्स वगैरह के बारे में। सर अगर लास्ट में बताएंगे तो नहीं मालूम है, लास्ट में एमबी खत्म हो गए तो लेफ्ट कर गए थे। चलिए ये गलती मेरे से मत कीजिएगा, क्योंकि हम ए टू जेड सारा चीज क्लास में नोट्स देंगे आपको, और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। तो क्लास में ज्वाइन रहिए। चलिए ब्रिक के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। ब्रिक का कलर बताएंगे आप? सर रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन, ठीक है। और एक सीमेंटेड ब्रिक्स देखें आजकल जो आते हैं, जो अपार्टमेंट यूज होते हैं। हाँ Yes, ग्रे sir. कलर का सर। यस सर। तो वो आजकल का मॉडर्न जमाना है जो थोड़ा लाइट वेट होता है, और मॉडलर भी बोल सकते हैं, मॉडलर नहीं बोलेंगे, मतलब अभी रिप्लेसमेंट में चल रहा है वो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स। आप लोग न्यू कॉपी लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं? अगर नहीं लिए हैं तो नेक्स्ट क्लास से न्यू कॉपी आप लोग लेके आइएगा, क्योंकि हम हर एक टॉपिक का, हर एक का नोट्स हम देते जाएंगे आपको, एग्जाम में हर चीज में वो हेल्प करते जाएगा, ठीक है। पर ऐसे कर कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। नोट्स ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा वो। हाँ ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, लेकिन एक होता है ना कि आप अगर अपने हाथों से नोट बनाइएगा तो क्या होता है ना कि हम लिखते जाते हैं और हमारे दिमाग में वो चीज बैठते भी जाता है। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप लिखते हैं नोट्स तो 30% चीज आपको आप उसी समय ग्रैब कर लेते हैं। तो ये एक फायदा हम लोगों ने देखा अपने स्टूडेंट लाइफ में, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सर लाइट का फोकस ज्यादा अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेकेंड। सही है। हाँ सर सही है। यस सर। तो कुछ बेसिक बातें करते हैं ब्रिक्स के बारे में, जैसे कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स क्या होता है। ये सेंटीमीटर में है ना, और ये mm में है। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स है, ये जनरली आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, जो आता है ना 16 मार्क्स का, तो उसी में आपको देखने को मिलेगा। और एक आता है आपका नॉमिनल मॉडुलर ब्रिक्स। ये था 20 × 10 × 10। कोई बता सकता है कि 19 से ये 20 कैसे हो गया?
9 से 10 कैसे हो गया? 9 से 10 कैसे हो गया? हम लोग जब ईटा का जुड़ाई करते हैं तो देखे हैं कि सामने में हम लोग ये ब्रिक का, जो किसी ने बोला था ये मोटार के बारे में, सीमेंट सैंड का मोटार लगाते हैं, तो हर ब्रिक के साथ वो मोटार लगाते हैं हम लोग। ध्यान दिया आप लोग? यस सर। तो वो Yes, sir. वही जो है ना, वो मोटार लगाते हैं, इसलिए बोलते हैं नॉमिनल मॉडुलर ब्रिक्स, और ये स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक्स हैं। ठीक है, और कुछ बातें करते हैं। अच्छा, ईटा आप लोगों ने कभी हाथ उठाया है क्या? कितना भारी होता है? Yes, sir. तो 3 आप से 4 वेट का अंदाजा लगा सकते हैं? 3 से 4 kg। ओके, वेट ऑफ ब्रिक्स होता है ना 3 to 3.5, 4 भी सही है। और एक डेंसिटी आती है, डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स। डेंसिटी क्या होता है? कोई बताएंगे डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी जनरली हम बोलते हैं मास बाय पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब किसी भी सब्सटेंस का घनत्व कितना है। तो इसका पड़ता है आपका 1800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, नोट कर लिए? रुकिए सर, थोड़ा रुकिए, नहीं हुआ है क्या नहीं हुआ है? सर। वहां पर क्या लिखे है? स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक्स 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। अगर हम mm में करेंगे तो आप जानते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 190 इंटू 90 इंटू 90। नॉमिनल मॉडुलर मतलब हम उसमें मोटार लगा चुके हैं, तो उसका जो ब्रिक का साइज होता है वो 20 इंटू 10 इंटू 10। वेट ऑफ ब्रिक जो होता है ना, वो 3 से 3.5 या 3 से 4 kg तक होता है एक ब्रिक का। ठीक है, और अभी हम लिखवाएं डेंसिटी इक्वल्स टू 1800 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर हुआ? अगर आप लोग लिख लिए हो तो हम मिटा दें इसको। हो गया सर। तो ये बताइए, आप लोग में से कितने लोग हैं जो 10th पे आए हैं? कुछ 12th में भी हो गया? सर और कॉलेज कहाँ से आप लोगों का? सिमडेगा। जीपी सिमडेगा। हाँ और सर जमशेदपुर। आदित्यपुर। यस सर। और जीपी निरसा सर। एक टाइप का ब्रिक होता है ना, एक होता है ट्रेडिशनल ब्रिक। अगर हम लोग इधर में जो कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे नॉर्मल स्मॉल स्केल पे जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें हम लोग यही ब्रिक यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल ब्रिक का जो साइज होता है 23 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर, और इसी को इंच में करेंगे तो 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। ठीक है,
ये बताइए, जब आप लोग ईंटा देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, हाँ या ना? यस तो उसमें आप लोग ध्यान दिए हैं कि ईंटा के ऊपर में भी एक छोटा सा ये रहता है स्पेस, जिसमें कंपनी का नाम है कुछ लिखा रहता है, जैसे अनिल हो गया, यस XABC यस XYZ। तो उसका भी हम लोग एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रॉग, मेंढक नहीं। ये जो इतना डिप्रेशन रहता है ना, गड्ढा यहाँ पे ऊपर में टॉप फ्लोर पे, टॉप पे है ना, इसे हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग का आपका डायमेंशन होता है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? चीजें समझ में आ रही हैं? अगर मैं फास्ट हूं तो आप लोग बोल सकते हैं। हर चीज हम लोग बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग? ऊपर में ब्रिक का नाम है। ऊपर जो नाम है इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक, हाँ TRADITIONAL। ठीक है सर। टाइम से क्लियर है? 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेंगे, खास कर आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में, या फिर SC JEE या फिर DDA JEE या फिर बहुत सा JEE के एग्जाम है, ये क्वेश्चंस जल्दी भिड़ते हैं वहां पर। बिठा दें? ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। जनरली अपने एग्जाम्स में देखा गया है कि ये सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मान चलिए कि आपके 8-9 क्वेश्चन में आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो जो पहला पर क्लासिफाई करते हैं हम लोग वो है आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। सेकंड में आपका आता है सेकंड क्लास ब्रिक्स। जब यहां तक हम लोग नोट कीजिएगा, डी में आता है फोर्थ क्लास ब्रिक्स। हम लोग इसे क्लासिफाई किए अपने अपने यूज के हिसाब से। जैसे अगर कोई ब्रिक ज्यादा बेहतर है तो हम उसको फर्स्ट क्लास में रख दिए हैं, उसका काम कम है तो उसको हम सेकंड क्लास में रख दिए हैं, तो काम और भी कम है तो थर्ड क्लास से अपने जरूरत के हिसाब से हमने क्लासिफाई कर दिया है। अगर हो जाए तो आप लोग एक बार रिस्पॉन्स दीजिएगा हमको। हो गया सर। अब अपने कॉपी में हेडिंग डालिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स और इसके अंदर में कुछ पॉइंट लिखवाएंगे, क्योंकि 8 मार्क्स में ये लिखने से काम नहीं चलेगा। तो हर ब्रिक्स का हम लोग कुछ न कुछ कैटसी वगैरह लिखेंगे, ठीक है? तो हेडिंग डालिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। लिख रहे हैं आप लोग? जी सर।
तो लिखिए वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इज इक्वल टू 12 to 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। सर फिर से वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इज इक्वल टू 12 to 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। बोलने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जहां ईंटा का काम होता है उसको हम लोग यूज करने से पहले कुछ देर तक ना पानी में भिगाते हैं। अगर किसी घर में काम चाहे कहीं भी आपने काम देखा होगा तो उसको तो यही बोल रहा है कि जिसमें फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होता है ना वो मैक्सिमम अपने 12 से 15% ही पानी एब्जॉर्ब करेगा जितना वो सूखा था उसका। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, अभी बोलिए। दिक्कत है? नो सर। एक ही बच्चा दे रहा रिप्लाई, क्या बात है? बाकी लोग? नो सर। विक्रम, नो सर, अनुज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा ना कि क्रशिंग स्ट्रेंथ CRUSHING लिख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं आपको। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक should be equal to 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना बजे तक क्लास चलेगा सर? कितना बजे तक क्लास चलेगा? हम क्लास लेंगे बाबू 8 बजे तक। हालांकि मेरा ये थ्योरी पेपर है तो हम क्लासेस का ड्यूरेशन कम रखेंगे, लेकिन आज डेमो क्लास है तो हम चाह रहे हैं कि आपको बढ़िया से समझा दें। अरे कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक नो है, सर। तो फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा लंबा रखेंगे हम 8-8:15 तक, लेकिन जनरली आप लोग जब इनरोल हो जाएगा तो वही मेरा क्लास का कम ही रहेगा, 30 to 45 मिनट्स मैक्सिमम, क्योंकि इसमें बस समझना है आपको। नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम व्हाट्सएप ग्रुप में। किन्हीं का वीडियो ऑन है क्या? तो सेकंड पॉइंट हम क्या लिखवाएं? क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी मोर इक्वल टू और मोर देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बोलने का मतलब ये है ना कि जो मैं अगर हम लोड लगाते हैं तो लैब टेस्टिंग इसका होता है, तो इस जब हम लैब में इसमें लोड लगाएंगे ना तो ये 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक। ठीक है, लिख लिए पॉइंट। ये पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? सर फिर से बोलिए सर यस सर। देखिए ना, क्रशिंग स्ट्रेंथ CRUSHING, क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको सोम वाले जो सर हैं, शिवम सर, ये आपको बता देंगे बढ़िया से 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, हो जाए तो बताइएगा। हो गया सर। लिख लिया सबने? यस सर।
अब इसका जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ना, वो आता है कि हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक को यूज कहाँ करते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अपने यूज के हिसाब से हमने इसे कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं एक्सटीरियर वॉल्स, फ्लोरिंग, ये भाई आपने कोई बिल्डिंग देखा है पुराने जमाने का जो सिर्फ ईटा ही दिखता है, उसको प्लास्टर नहीं किया हुआ है, कहीं देखे Yes, बिल्डिंग? sir. Yes, तो sir. वैसे चीज में ना, वही बोलने का मतलब है कि हम लोग एक्सटीरियर वॉल यूज करते हैं जहां प्लास्टर का आवश्यकता ना पड़े, एस्थेटिक लुक के लिए। और इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ही अच्छा ब्रिक होता है ये, और फ्लोरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। समझ गए? रिस्पॉन्स दीजिएगा अगर हो गया हो तो। Yes, sir. हो गया. सभी का हो गया? यस यस सर। सेकेंड हेडिंग खाली है ना, सेकेंड क्लास ब्रिक्स। इसका लिखिएगा क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक इज crushing strength of second class brick is should be equal to or more than 7 Newton per mm square। हम फिर बोलते हैं कि जो न्यूटन पर एम स्क्वायर है, इसका क्लैरिफिकेशन आपको 100 मोबाइल से दे देंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट हो गया सबका? यस यस सर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा ना कि वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक इज इक्वल टू 16 to 20% ऑफ ड्राई वेट। हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है और लैंग्वेज आपको बता रहे हैं, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ये मायने रखता है, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है। आप जितने अच्छे से अपने एग्जाम सीट पे लिख के आएंगे ना, फ्रेम करके वर्ड्स को, उतने नंबर मिलेंगे। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको अपने आंसर्स को बढ़िया वे में प्रेडिक्ट करना है और लिखना है। हो गया? Yes, sir. सभी का हो रहा है या फिर कुछ लोग छूट जा रहे पीछे? हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को आते हैं। इसका जो यूज होता है ना, वो जहां इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट हिडन मैसनरी वॉल्स, मतलब मान लीजिए मेरा रूम है, बड़ा सा बरामदा है, ठीक है,
तो उस बरामदे के बीच में हमको एक पार्टीशन देख के एक रूम, मतलब 2 रूम में आना है। तो उस पार्टीशन वॉल में हम सेकेंड क्लास ब्रिक दे सकते हैं, समझे? जहां मतलब हमको स्ट्रेंथ कम चाहिए, क्योंकि पार्टीशन वॉल तो स्ट्रेंथ लेता नहीं है। आप लोग आगे पढ़िएगा स्ट्रक्चर में, सोम में सर पढ़ाएंगे, तो इसका यूज देखिएगा ना। Important and unimportant hidden masonry walls। मैसनरी वॉल्स का मतलब किसको किसको नहीं समझ में आया, जरा बोलेंगे एक बार। सर नहीं बताइए आया ना। सर। थोड़ा क्लियर बोलिएगा। मैसनरी वॉल्स वैसा वॉल्स है ना। हाँ सर, समझा दीजिए। हाँ ठीक है। मैसनरी वॉल्स को जनरली वॉल्स जो बनाते हैं ना, उनके जो लेबर्स होते हैं, मिस्त्री से बोलते हैं, मिस्त्री हम आम में, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसन। मिस्त्री को इंग्लिश में बोलते हैं मेसन, और यही मेसन जो वॉल्स बनाते हैं इसी बोलते हैं मैसनरी वॉल्स। मतलब एक ईंटे की जो वॉल खड़ी हुई है ना, उसको बोलते हैं मैसनरी वॉल्स। वैसा मैसनरी वॉल्स जो हिडन है, मतलब जिसको प्लास्टर से हम ढक दिए हैं, या फिर कोई बड़ा सा हॉल है उसमें हम रूम्स डिवाइड किए हैं, तो 5 इंच का रूम आप लोग जानते होंगे, 5 इंच का ईंटा देते हैं हम लोग डिवाइड करने के लिए, तो वहां हम लोग ये सब ब्रिक होता है, सेकेंड क्लास ब्रिक, वहां काम में ये आता है। समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए हेडिंग डालिएगा थर्ड पॉइंट में, थर्ड क्लास ब्रिक्स। थर्ड क्लास ब्रिक्स में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज, लिखवाएं? यस सर। यस सर बताइए। तो लिखिएगा क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ थर्ड क्लास ब्रिक्स crushing strength of third class bricks should be equal to or more than 5 Newton per mm square। Crushing strength of third class bricks should be equal to 5 Newton per mm square। हो गया सर। ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्ड क्लास ब्रिक should be 22 to 25%। ये वर्ड ना एकदम जरूर मैच कीजिएगा। 22 to 25% किसका? ड्राई वेट का। मतलब जब वो ईटा मेरा सूखा हुआ था तो उस वेट के हिसाब से मेरा 22 to 25%।
यही केस फर्स्ट क्लास में आएगा, यही केस सेकंड क्लास में भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सर थर्ड पॉइंट लिखिए, इट्स एजेस आर रफ एंड डिस्टॉर्टेड। क्या सर? इट्स एजेस मतलब ये ईंटा का जो एज होता है ना, तो कोना बोलते हैं, कोना। तो ये क्या होता है ना कि या तो रफ होगा या तो डिस्टॉर्टेड होगा। डिस्टॉर्टेड मतलब टूटा हुआ होता है, मतलब ये मान के चलिए ऐसे होगा, प्रॉपर नहीं होगा एज का। तो वैसे ब्रिक्स को हम लोग थर्ड क्लास ब्रिक्स में डालते हैं। हम अभी पॉइंट क्या बताएं, लास्ट पॉइंट जरा एक लोग बोलिएगा, कोई भी एक। सर इट्स एजेस आर रफ एंड डिस्टॉर्टेड। हाँ, तो उसका कारण क्या है ना कि रफ और डिस्टॉर्टेड होने का कारण ये है कि या तो वो पुअरली बर्न्ड है या ओवर बर्न्ड। पुअरली बर्न्ड होने का मतलब ये है कि उसको उतना सफिशिएंट क्वांटिटी में हीट नहीं मिल पाया, कम जला, या फिर बहुत ज्यादा हम हीट दे दिए हैं तो ज्यादा बर्न हो गया। आगे बताएंगे कि पुअरली बर्न्ड ओवर बर्न्ड का और क्या होता है कंसिक्वेंसेस। इस पॉइंट को भी डाल लीजिए। और नोट्स हम आपका चेक करेंगे तो प्रॉपरली बनाइएगा, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है ना, वो कितने प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना के पढ़ते हैं, इस पे ज्यादा वैल्यू मिलता है। तो ज्यादा चीज आप लिख पाएंगे एग्जाम में। आप लोग प्रॉक्सी तो मारेंगे ही, लेकिन वो मत कीजिएगा आप लोग कि एक ने स्कैन किया सभी ने भेज दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। आज फर्स्ट क्लास है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से कॉपी रखिएगा, क्योंकि सेमेस्टर में आपको जितना इंपॉर्टेंट है थ्योरी में, लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस, हम सारा चीज लिखवाएंगे A to Z। ठीक है, यस सर। थर्ड फोर्थ टाइप में क्या बनाया था, क्लासिफिकेशन का फोर्थ टाइप क्या था? फोर्थ क्लास ब्रेक। वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, these bricks are overburnt and hence dark in color।
थर्ड पॉइंट आपका होना चाहिए कि these bricks are badly distorted in shape and size। इस लाइन का मतलब ये है ना कि ब्रिक्स जो है आपका मतलब उसका कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। आपने कभी देखा होगा कि आपने ईटा उठाया और हल्का सा मतलब नीचे गिराया, वो ईटा पूरा टूट गया। कभी देखा है ऐसा? जिनके घर के आसपास काम हुआ होगा उन लोगों ने देखा होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा ओवर बर्न कर जाता है। ना ज्यादा हीट देना है ना कम हीट देना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। और दो टर्म होता है, एक होता है ब्रिटल, एक होता है डक्टाइल। कोई बताया हमको दोनों के अंदर अंतर क्या है, मीनिंग क्या है दोनों का? सर ये आपको ब्रिटल आज ब्रिटल जो होता है ना सर, वो इसको हैमर करने से वो टूट जाएगा सर, बट डक्टाइल वो शीट बन जाता है इसको। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही बताना चाह रहे थे कि जो ब्रिटल मटेरियल है आप लोग जानते होंगे, जिसके बारे में आप लोग सोम में काफी अच्छे से पढ़िएगा आगे। तो ये क्या होता है कि ब्रिटल फीलिंग मतलब हमको कोई भी वार्निंग साइन नहीं देगा कि नहीं अब हम टूटने वाले हैं। वो क्या होगा कि हैमर करेंगे, इम्पैक्ट हैमर, और जस्ट वो ब्रेक कर जाएगा। तो वो इतना मतलब कमजोर ब्रिक होता है कि वो ब्रेकअप नहीं देगा। लेकिन अब बात में डक्टाइल का, तो आप लोग देखेंगे कि छत की ढलाई में हम लोग यूज करते हैं क्या, ये स्टील देखे हैं? यस सर। तो वो स्टील को बोलते हैं हम लोग डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल मतलब ये है कि अगर मेरा ये स्टील है, इस पर अगर लोड पड़ रहा है तो ये एक बार में नहीं टूटेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे टूट जाएगा। ये मतलब आपका हल्का मतलब बेंड करेगा पहले, मतलब ये थोड़ा फैलना चाहेगा, खिंचाना चाहेगा लोड लेते हुए, समझे? तो उसी बोल डक्टाइल मटेरियल। तो ये ब्रिक जो है मतलब काफी खतरनाक होता है। और जनरली इसको कहाँ यूज करते हैं लिखिएगा, यूजेस। Uses of such bricks is used in ballast as foundation. इसका मतलब ये हुआ कि फाउंडेशन और फ्लोर्स में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी प्लास्टरिंग या कंक्रीटिंग करने से पहले हम लोग कुछ हैमर से करते हैं ना, देखे हैं? वो मिट्टी को हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं, या फिर मिट्टी जब हम लोग टूटा हुआ ईटा या फिर कोई पत्थर, देखें आप लोग? बोलिएगा। नो सर। नो सर, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए मेरा ये बरामदा है और इसको हमको क्या करना है, फ्लोरिंग करना है, ठीक है? कंक्रीट या प्लास्टर किसी भी चीज से फ्लोरिंग करना है। और ये इतना मेरा गैप है डी मान लीजिए। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम लोग जनरली हैमरिंग करके टूटा हुआ ईटा यहाँ पे फिल करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ना कंक्रीटिंग और करते हैं और तब प्लास्टरिंग करते हैं और तब वो ऊपर से हम लोग चढ़ाते हैं टाइल्स वगैरह कुछ। तो ये जो ईटा यूज हो रहा है ना, ये वही ईटा है, फोर्थ क्लास ब्रिक्स। मतलब फाउंडेशन में एज अ ब्लास्ट जो ईटा यूज होता है उसे बोलते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक्स।
समझे? अगर नहीं भी समझे हो तो इतना आपको लिखिए कि सच ब्रिक्स इज यूज्ड एज ब्लास्ट इन फाउंडेशन। आगे हम बताएंगे। अगर लिख लिए हो तो रिस्पॉन्स दीजिएगा। यस सर। सही बात है। यस सर। आगे जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम वो तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब 80% चांस है कि वो आना ही है आपका डीओटी के एग्जाम में। अगर एग्जामिनर चाहा आपको सही से नंबर देने के लिए तो, और हम लोग समय भी आया था, आप समय आएंगे ही। काफी आसान रहता है ये, बस आपको तरीके से लिखना है। और इस पे एसएससी जेई चाहे झारखंड जेई चाहे बीएससी जेई सभी जगह ये क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडिंग डालिएगा कॉम्पोजिशन ऑफ गुड ए ब्रिक। हो गया? यस सर। इसके अंदर लिखिएगा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रिक्स। बोलने का मतलब है कि जब मान लीजिए मेरा ये ईंटा है, तो ये ईंटा किससे बना है? क्ले, मिट्टी से बोल सकते हैं। यस सर। तो उस मिट्टी में मेरा क्या क्या होना चाहिए? हम नॉर्मल किसी भी मिट्टी को उठा के तो ईंटा तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि हमको 3 तल्ला 4 तल्ला उससे भी ऊपर बिल्डिंग बनाना है रहने के लिए। हमको सेफ्टी चाहिए अपने ईंटा के प्रति, इतना मैं लोड ले पाए, इतना मेरा इस कंडीशन का होना चाहिए मेरा ईंटा, है ना? तो यही जो मिट्टी क्ले है ना, इसमें क्या क्या होना चाहिए उसी को बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रिक्स। तो मतलब ब्रिक या फिर ब्रिक अर्थ बोल दीजिए, ब्रिक से जो मिट्टी होता है ब्रिक अर्थ। ठीक है? लिखिएगा सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, अच्छा क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग मतलब बोरिंग? आप लोग रिव्यू दे सकते हैं क्योंकि बताइएगा। मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जो मतलब हम लोग देखे हुए हैं सारा चीज, ईटा देखे हुए हैं, बालू सीमेंट गिट्टी जो भी है, और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो एक अलग मतलब अंदर से हम लोग का निकलता है कि अरे हाँ ये ऐसा होता है। या फिर हम कहीं किसी के सामने बात करेंगे तो हम ऐसा टेक्निकली बात करेंगे कि हाँ ईटा में ये चीज होता है, ऐसे होता है, तो लोग समझेंगे कि हाँ वाकई लड़का सिविल से है। समझ रहे बात को? तो इसको इतना ध्यान से पढ़िए आप लोग कि मतलब, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली आपको सराउंडिंग से मालूम चलेगा। अगर कहीं काम हो रहा है आपके घर में, आप वहाँ गए तो आप वहाँ उसको समझा सकते हैं, हर चीज बता सकते हैं कि क्या होता है कैसे होता है। ठीक है? ये लिख लिया? यस सर। सर सर ये सब कंपोनेंट का यूज हम लोग सीमेंट बनाने में भी करते हैं ना? एकदम करते हैं, लेकिन हम अभी पढ़ा रहे ब्रिक्स, ब्रिक्स की बातें करेंगे। इसके अलावा भी 2-3 कंटेंट और आते हैं सीमेंट के यूज में। इसमें लाइन का यूज कैसे करते हैं सर? लाइम का यूज कैसे करते हैं ब्रिक्स में या फिर आपका सीमेंट में?
हम लोग क्या करते हैं ना कि जो ईटा बनाने वाले भट्टी होते हैं, जो होते हैं वर्कर्स, तो वो इन सारे मटेरियल्स को, जो क्ले होता है उसमें एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, सारा चीज को टेस्ट किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इसमें आपका कि कितना क्वांटिटी में हम लोग इसको मिक्स करें, क्योंकि अगर ज्यादा भी कर देंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? देखिए सिलिका इक्वल्स टू 50 to 60%, मतलब सबसे मेन तो यही है, सबसे ज्यादा हम इसको यूज करते हैं, और वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए और बस इसको थोड़ा सा 2 मिनट बस कॉपी कीजिएगा, हम सब वन बाय वन पढ़ाएंगे। अलुमिना 20 to 30%, लाइम 5 to 10%, कुछ और भी होते हैं, अल्कली जिसे बोल सकते हैं हम लोग। अगर लिख लिए हो तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग को ये याद करने में कोई दिक्कत है क्या? सिलिका, अल्मीना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, अल्कलीज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कॉम्पोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ क्या क्या होगा, तो आप लोग बता पाएंगे ये? हाँ या ना? हाँ सर। ट्रिक है, और मान लीजिए आप भूल गए किसी भी एक का नाम, तो ट्रिक आप याद रखिएगा। आपका एक दोस्त है जिसका नाम है सलीम, आप जानते नहीं इसको लेकिन आप जानिएगा। एस से सिलिका, ए से अल्मीना, एल से लाइम, आई से आयरन ऑक्साइड, एम से मैग्नीशिया। ठीक है, अगर बाई चांस आप लोग भूल गए तो ये आप लोग अपने दोस्त का नाम याद रखिएगा सलीम, जो आप काफी हेल्प कर देगा सीक्वेंस में लिखने के लिए। सिलिका सबसे ज्यादा 50 to 60, अल्मीना 20 to 30, लाइम 5 to 10, आयरन ऑक्साइड 7, मैग्नीशिया 1। अल्कलीज इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये जो मेन है ना 5, ये 5 इंग्रेडिएंट्स बहुत मेन है। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। लिख लिया ना? रिस्पॉन्स लिख लीजिए। अब आप लोग पहला हेडिंग डालिएगा सिलिका। वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे, यही आपका लास्ट टॉपिक होगा कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ का, और हम क्लास को बंद कर देंगे, सारे पढ़ेंगे हम वन बाय वन, है ना? और क्लास लीव मत कीजिएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। क्या पता आ ही जाए, हालांकि इंपॉर्टेंट तो है ही। और ध्यान सुनिएगा और लिखिएगा, खुद से लिखिएगा, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट मार लिए या फिर रख लिए, वैसे नहीं। ठीक है, फिफ्टी टू 60%। देखिए सिलिका कंटेंट शुड बी, फर्स्ट पॉइंट, silica content should be 50 to 60% in a good brick earth. क्या हो गया? देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया। बोलिएगा।
हाँ सर। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, जैसे हम लिखवा रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे लिखिएगा अपने एग्जाम में। सेकंड पॉइंट लिखिएगा फंक्शन, हेडिंग डालिए फंक्शन, उसका हेडिंग क्या डालिए, एक ये ब्लैक या ब्लू पेन है डाल दीजिए और इसको कोई और कलर लिख दीजिए, इसको ब्लैक लिख रहे हैं इसको ब्लू लिख दीजिए। तो फंक्शन लिखिएगा एब्जॉर्ब्स वाटर एंड प्रोवाइड्स ड्यूरेबिलिटी। absorbs water and performs durability, sorry, provides durability। हो गया? हाँ सर। सेकेंड पॉइंट फंक्शन के अंदर में ही, इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग। सेकंड पॉइंट तो जब हम ब्रिक के मिट्टी बना रहे हैं तो हमको उसमें पानी तो मिलाना पड़ेगा, तो उस पानी को एब्जॉर्ब करके रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सिलिका ही है कि वो लंबे समय तक एब्जॉर्ब करके रखता है, वो मतलब सूखने नहीं देता है, समझे? सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वॉर्पिंग ऑफ ब्रिक्स। क्रैक तो आप लोग जानते ही हैं, क्रैक जो ईटा मान ली कहीं भी क्रैक से आ गया तो बोलते हैं क्रैक, देखे ना? रिस्पॉन्स दीजिएगा। आप लोग क्रैक देखे हैं दीवार में या फिर ईटा में? और श्रिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना। किसी भी ब्रिक में अगर पानी कम हो जाए उसी को बोलते हैं सिकुड़ना। तो ये क्या करता है कि क्रैकिंग भी नहीं होने देता है और सिकुड़ने भी नहीं देता है। और थर्ड पॉइंट क्या लिखवाया है कि वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स। वार्पिंग मतलब क्या होता है तो बताएंगे हमको। देखिए ये मान लीजिए आपका ब्रिक है, तो ये नहीं होता ऐसे जब हम कपड़ा मोड़ते हैं तो किसी किसी ईटा आप देखे होंगे कैसे वो मुड़ गया है, तो उसी बोलते हैं वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स। तो समझिए इसका कितना बड़ा रोल है, ना उसको क्रैक होने दिया, ना सिकुड़ने दिया और ना ही वार्प होने दिया। इसीलिए ये सबसे ज्यादा यूज होता है सिलिका, समझे? यस सर। सारे लोग बोलिएगा, सभी समझ गए क्या? यस सर। यस सर। दीक्षा, विक्रम, प्रेम, गौतम, सुमन, सौरभ, स्नेहा, नीलेश, अनुज, कोई दिक्कत है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं। यस सर। अब ये तो हुए कि मतलब इसका काम क्या था। अगर ऐसा मान लीजिए कि हम 60 की जगह इसको 70 या 80 डाल दिए तो क्या होगा? जब ये इतना ही बेनिफिशियल है तो हम इनको 70 बढ़ा देते हैं, 80 दे देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखिए, लिखिए नेक्स्ट तो डालिए एक्सेस, मतलब इसको हम अगर ज्यादा में दे दिए तो क्या होगा, लिखिएगा, बता रहे हैं हम। destroys cohesion between particles and brick becomes brittle. Destroys cohesion between particles and brick becomes brittle. लिख लिए? सर एक बार और बोलिएगा। Destroys cohesion, COHESION, destroys cohesion between particles and brick becomes brittle.
लिखिए, हम इसको समझाते हैं मीनिंग क्या होता है। लिख लिए? बोलेगा हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। सभी लोग? लिख तो लिए बोलने सर। का मतलब ये है कि हम यहाँ लिखवाए ना, रिपीट कीजिएगा एक बार। आपका आवाज क्लियर नहीं बाबू, बताइएगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कोई दिक्कत? स्नेहा पुष्पक ने बोला है 3rd क्लास ब्रिक का यूज। तो इसका यूज जो होता है ना, वो मान के चलिए कि वही जनरली हम लोग फाउंडेशन में यूज करते हैं, या फिर फॉल्स स्ट्रक्चर जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो और वहां हमको रहने के लिए, मजदूरों के लिए, चाहे सामान रखने के लिए, कोई भी फॉल्स बिल्डिंग में आना है, चाहे एक रूम बना देना है जहां हम सामान स्टोर कर सकें, मतलब ऐसा बिल्डिंग जो हम बाद में तोड़ने वाले हैं, तो वहां हम लोग यूज करते हैं 3rd क्लास ब्रिक को। समझ गए? यस सर। ठीक है? हाँ सर। ठीक। सॉरी, मैंने आपका कमेंट देखा नहीं था। तो वही बोलने का मतलब था कि मान लीजिए यार ये बहुत ज्यादा, ये पानी एलो कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा पानी एलो कर लिया, हम 70% दे दिए, 80% दे दिए हैं, तो क्या होगा, ये बहने लगेगा साइड साइड से। तो उसी बोलते हैं, जो हर पार्टिकल के बीच में एक कोहेशन फोर्स होता है जो खुद को मतलब बांध के रखता है सॉइल्स के बीच में, तो यही फोर्स जो होता है मतलब टूटने लगेगा, तो ये बहने लगेगा पूरा पानी इधर। तो ये इसका मतलब ये डिमेरिट है, अगर हम बहुत ज्यादा दे दिए तो ब्रिक जो है ब्रिटल बन जाएगा, मतलब जल्दी टूटने लगेगा। समझ गए? इसलिए कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। सेकेंड पॉइंट डालिए, अलुमिना। सभी लोग बताइए कि अलुमिना का परसेंटेज हम क्या लिखवाए थे? 20 to 30%। 20 to 30%। गुड। फर्स्ट पॉइंट डालिए, परसेंटेज। इसको आप लोग अपने वर्ड में फ्रेम कीजिएगा। द परसेंटेज ऑफ अलुमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ शुड बी 20 to 30%। ठीक है? सेकेंड पॉइंट जो आप लोग लिखेंगे ना, वो लिखेंगे इसका फंक्शन। इसको भी आप चाहे तो फ्रेम कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ इज दैट इट प्रोवाइड्स प्लास्टिसिटी एंड हेल्प्स इन मोल्डिंग। लिखिएगा, इसका मतलब बताएंगे हम। इट प्रोवाइड्स प्लास्टिसिटी अगर लिख लेंगे बताइएगा, हम इसका मीनिंग समझाएंगे अभी, है ना? हो गया सर। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसका फंक्शन ये है, इट प्रोवाइड्स प्लास्टिसिटी एंड हेल्प्स इन मोल्डिंग। तो प्लास्टिसिटी बोलने का मतलब वो प्लास्टिक नहीं है, इसका बोलने का मतलब ये है ना कि ये जल्दी उस सॉइल के मास को जो हम गिला किए थे अपने सांचा में ढालने के लिए, ईटा के लिए, तो वो क्या करता है ना कि जल्दी सूखने नहीं देता है, मतलब प्लास्टिसिटी देता है, मतलब सूखने नहीं देगा ताकि वो अच्छे से मोल्ड हो पाए। और ये मेरा बॉक्स है, ये सॉइल मास है, इसको हम इसमें डालना है ब्रिक के लिए,
तो मतलब इसको जल्दी सूखने नहीं देगा, मतलब प्लास्टिक ऐसे में रहेगा ताकि वो अच्छे से मतलब फैल जाए, यहाँ साइड साइड में कोना कोना में ये, समझे? मोल्डिंग का मतलब यही है, सांचे में डालना। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइएगा? आया ना? सर और एक बार समझा दीजिए। ठीक है, क्योंकि सॉइल मास्क हम लोग गीला करते हैं, एक मिट्टी का बनाते हैं, इसमें हम लोग आटा सानते हैं, तो वैसे ही हम लोग ना एक मिट्टी का, मान लीजिए हम एक सॉइल मास्क बनाए, उसको इस बॉक्स में डालकर हमको ईटा बनाना है। तो ऐसा हो सकता है कि हम बहुत सारा, मतलब क्या बोले कि ह्यूज अमाउंट में एक हम बनाए आटा, आटा टाइप का, अब वहां से हमको कटिंग करके इसमें डालना है ताकि वो प्रॉपर शेप ले पाए। तो इस मास्क को जब हम यहाँ डालेंगे तो इसको यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना होगा, यहाँ भी, तभी तो प्रॉपर शेप ले पाएगा जब हैमरिंग करेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी, मतलब इतना ज्यादा प्लास्टिक हो जाए ताकि ये हर जगह पर मतलब फैल जाए और अच्छे से मोल्ड हो पाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्डिंग, मतलब हम ईटा को इस सांचा में डाल रहे हैं, एक उसको परफेक्ट शेप दे रहे हैं। समझे? समझे हाँ या ना? यस सर। अभी जिसने डाउट किया था कौन था वो? सुमन? इसका लिखिए, जब ये एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस में लिखिए कि कॉजेस क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑन ड्राइंग एंड बर्निंग। कॉजेस क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑन ड्राइंग एंड बर्निंग। causes cracking and warping on drying and burning। लिख लिए हाँ या ना? अरे ये रिकॉर्डिंग बाद में लोड कर लिख लिए दीजिएगा ना। सर। कुछ बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग के बारे में? बोलिए। हाँ सर। ठीक है, तो कॉजेस क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑन ड्राइंग एंड, मतलब अगर हम इस ईटा का सांचा में डाल दिए, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसको ड्राई करने डालेंगे, सुखाने के भेजेंगे। तो अगर हम इसको 30% से ज्यादा डालते हैं तो क्या आएगा, वो क्रैक कर सकता है। और एक वर्ड आपको बताया था वार्पिंग, वार्पिंग मतलब क्या होता है? मुड़ जाना। समझे? आया ना? बताइएगा। यस सर। थर्ड पॉइंट लिखिएगा लाइन। बस 3 पॉइंट और है, उस बात छोड़ देंगे। लाइन का परसेंटेज कितना होता है बताइएगा सभी लोग। 5 to 10%। 5 to 10% सर। 5 to 10%, वेरी गुड। और कोई? सभी कहते यही है। यस सर। तो 5 to 10% हम लोग का एक क्राइटेरिया दिया गया है, लेकिन जनरली हम लोग 5% लेते हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट वही जो हमारा पुराना होता है कि परसेंटेज फंक्शन एक्सेस। फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग कि परसेंटेज क्या होता है, सेकंड में उसका फंक्शन क्या होता है। अरे हम कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं तो उससे कुछ तो काम होगा, आया ना? यस और तुम्हें कुछ मिला नहीं रहे हैं। लिखिएगा 5 to 10%, जनरली 5%। सेकंड पॉइंट आ जाएगा फंक्शन का।
फंक्शन में लिखिएगा प्रिवेंट श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, मतलब इसका भी काम है कि ये जो सिकुड़ना होता है उसको प्रिवेंट करता है, सिकुड़ने नहीं देता है। मतलब ब्रिक जब हम इसमें डालने के बाद जो बताया था आपको, इस मोल्ड में हम डाल दिए, अब यहाँ से हम निकालते हैं तो ये परफेक्ट साइज ब्रिक आया। अब इस ब्रिक जो कच्चा है उसको सुखाएंगे, तो सुखाने समय अगर बहुत ज्यादा ही मतलब पानी इसमें सिकुड़ गया तो ये ब्रिक का साइज मेरा ऐसा ही हो जाएगा, कुछ छोटा या फिर डिस्टॉर्टेड। सोच पा रहे हैं आप? अगर ये मेरा ब्रिक का साइज था, इसमें तो मेरा पानी रिलीज कर गया, सिकुड़ गया, मतलब पानी निकल गया, तो ब्रिक का शेप में कुछ फर्क आएगा? आया ना? यस सर। हाँ, तो उसी को ये प्रिवेंट करता है। तो फंक्शन लिखिए प्रिवेंट श्रिंकेज ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं क्या? बाउंस कर रहा है क्या? कुछ भी दिक्कत होगा बताइएगा, हर चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। आपका सेमेस्टर एग्जाम को लेते हुए, आपका एसए एग्जाम को लेते हुए सारी चीज पढ़ाएंगे हम, सर लोग भी हैं। एक्सेस में लिखिएगा ब्रिक लूजेस इट्स शेप, मतलब अपना ये शेप सही से रिटेन नहीं कर पाता है। अगर हम 10% से ज्यादा दे दिए हैं तो मतलब ब्रिक का जो शेप होता है ना वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा, मतलब कहीं कहीं से वो टूट जाएगा। ठीक है? लास्ट पॉइंट लिख लिए एक्सेस। अरे बोलिए ना आप लोग, आया ना? यस सर। एक ही बच्चा जवाब दे रहा है। एक्सेस में होगा सर एग्जाम कैसे होगा यहाँ? क्या बोल रहे हैं आप? सर यहाँ एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम कैसे होगा आपको हम स्टार्टिंग में ही बताया था ना, जेओटी का जो स्ट्रक्चर होता है 80+20, या जानते ही हैं, फर्स्ट सेम सेकंड सेम दिए होंगे। तो 80 मार्क्स को डिवाइड किया जाता है 16 इंटू 5। क्या हो गया? तो जो आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है जो आप लिखते हैं जेओटी के लिए, ये डिवाइड होगा 16 इंटू 5, 80 होता है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हमेशा कंपलसरी होगा जो 16 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? अब बच गया आपका 4 क्वेश्चन 16 नंबर का। तो पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनर आपको 16 नंबर का एक ही क्वेश्चन दे दें, या फिर 8 इंटू 2 कर दें, मतलब 2 क्वेश्चन देगा 16 नंबर, ये 8 नंबर का। ऐसा करके वो आपको 6 क्वेश्चन देगा जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है, ठीक है? हम ग्रुप में एक क्वेश्चन पेपर डाल देंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम बेसिकली कैसे आते हैं। 16 और 80 हो गया, कितने बचे हैं? 64। 80 माइनस 16 कितना हो गया? ये होगा ना 64। अब इस 64 को फिर डिवाइड कीजिए, मतलब 16 इंटू
आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? यस सर। तो नेटवर्क थोड़ा इशू हुआ था, तो आपने देखा 80 मार्क्स को मैंने कैसे डिवाइड किया। एक नंबर का ये 16 मार्क्स हो गया। फिर आपका 64 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, उम्मीद है कि जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको ब्रिक्स, इसमें मान के चलिए कि आपका 16 से 18 नंबर क्वेश्चन आए नहीं आएंगे। 18 मार्क्स क्वेश्चन, ये 16 मार्क्स आपका 8+8 हो सकते हैं, प्लस 2 आपका ऑब्जेक्टिव जो स्टार्टिंग बताया था आपको ब्रिक के बारे में। 8 मार्क्स में आपको होता है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ, या फिर एक और क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। एक और टॉपिक बचता है जो हम कल पढ़ाएंगे, नहीं ठीक है। समझे हाँ या ना? यस सर। रिस्पॉन्स कीजिएगा आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं। थर्ड लाइन हो गया था, हम बताइए फोर्थ क्या था, उसका परसेंटेज क्या था, बताइए आप लोग देखिए कॉपी में। आप लोगों ने लिखा है नहीं लिखा है? फोर्थ पॉइंट क्या था उसका? 7%। हाँ 7%। 7%। उसका नाम क्या है जो 7% है? आयरन ऑक्साइड। वेरी गुड। मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा परसेंटेज में, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7%। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा फंक्शन उसका। देखिए नोट्स जनरली लोग प्रोवाइड कर देते हैं, हम चाह रहे हैं कि आप साथ साथ लिखिए। इतना क्या होता है ना कि आप मैक्सिमम चीज आप यहाँ ग्रैब कर लीजिएगा, आपके दिमाग में चीजें बैठती जाएंगी। जब आप रिवाइज करने बैठेंगे ना, तो हर चीज याद आएगी, सर ने ये बताया था, ऐसे बताया था। अब हमने आपको समझा दिया, नोट दे दिया आपने, तो टफ कंडीशन हो जाता है पढ़ाने का। हम साथ साथ बोले जा रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, तो लिखिए, है ना। तो फंक्शन लिखिएगा, improves impermeability, durability, improves और इस सबसे इंपॉर्टेंट जो है बता रहे हैं, ये लिख लिए। आया ना, improves impermeability and durability, बताइएगा। क्या हुआ, सभी लोग लेफ्ट कर दिए? तो किसी ने क्लास में बताया था, किसी ने क्लास में बताया था कि ब्रिक का कलर जो होता है रेड होता है। तो जो रेड कलर ब्रिक में आया ना, वो इसी आयरन ऑक्साइड चलते ही आया। तो इसका मेन फंक्शन ये भी है कि इम्पार्ट्स रेड कलर टू ब्रिक। मतलब ब्रिक का जो लाल रंग है, वो लाल रंग आयरन ऑक्साइड के चलते ही आता है। इम्पार्ट्स रेड कलर। बस 10 मिनट और आप लोग रखिए, पेशेंस रखिए। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये डेमो क्लास है, और मेरा आदत ये है कि हम कभी भी टॉपिक बीच में ही छोड़ते हैं। तो एक पॉइंट और है, खत्म पॉइंट, फिर मैग्नीशिया बहुत छोटा पॉइंट है, ओनली 5 मिनट्स मोर। थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि थ्योरी पेपर है, समझते हैं बात को हम, इतना ही बोरिंग नहीं है क्योंकि हम लोग चीजें को रिलेट कर पाते हैं, सारा चीज हम लोग देखे हुए होते हैं।
ये चीज ना आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा कि सब चीज हमारे आंखों के सामने हम लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये ओनली सिविल में आता है कि सब चीज मतलब हमारे सामने है और उसी के बारे में हम डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं, और काफी इंटरेस्टिंग होता है ये। ठीक है, लिख लिए? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। लिख लिए सर। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए थोड़ा सा बस सब्र करें, बस 2 मिनट और मैनेज किया। हम देख रहे हैं लोग छोड़ रहे हैं क्लास। इसका परसेंटेज था लेस देन 1%, मतलब ये बहुत ही कम अमाउंट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बता रहे हैं आपको। आंसर लिखिएगा। imparts yellow tinge to bricks, TING, ठीक है, and reduce shrinkage. And reduce shrinkage. अच्छा, ब्रिक में रेड के अलावा आप लोग देखे हैं कि ब्रिक कोई शायद येलोइश कलर हो जाता है, कभी रोड में या फिर कॉलेज स्कूल जाते हैं अपने ब्रिक का एक समूह देखा होगा, तो देखा होगा कि आपने कभी कभी वो ब्रिक येलो कलर के हो जाते हैं। तो यही कारण है मैग्नीशिया। एक्सेस डाल दिए तो कॉजेस क्रैकिंग एंड रैपिंग। क्रैकिंग पता है आपको, रैपिंग पता है आपको, ये मुड़ जाना होता है। लिख लिए? यस सर। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं और कंक्लूजन आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा आज का क्लास। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर चीज बढ़िया समझ में आया। अगर नहीं भी आया तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, तो एक मैसेज डाल दीजिएगा, उसका हम क्लास ले लेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि रेगुलर क्लास शुरू हो रही है कब से? 5 तारीख ना, 5 नवंबर से। आपके रेगुलर क्लास कब शुरू हो रहा है? तो सर बता देंगे अब ये। हाँ, वो सर बताएंगे 5 नवंबर, या अभिषेक सर जो है आपके हेड वही है, तो बताएंगे वो। और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और बताइएगा अपने फ्रेंड्स के बारे में। और आप लोग भी दीजिए फीडबैक, कैसा रहा, समझ में आया आप लोग को? सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं मेरी बात को? सारे लोग लेट कर चुके हैं। तो कैसा रहा क्लास? हमने बेसिकली 2 चीज पढ़ाया आपको, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ज्यादातर चांस है अगर ब्रिक्स से क्वेश्चन आया भी तो इससे क्वेश्चन आने के 60% चांस रहते हैं, ठीक है। और आगे भी हमारी क्लासेस, आज का थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जो मेरी क्लासेस चलती हैं वो 40 to 45 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि ये थ्योरी क्लास है और डेमो था इसलिए हम ज़्यादा लंबा ले लिए। और सर ने जैसा आपको बताया होगा कि SCJE का बुक लेने के लिए तो एक ले लीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उससे, हालांकि हम भी कराएंगे उसे, ठीक है। और ठीक है, तब वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हेलो सर, हाँ बोलिए। रेगुलर क्लासेस यही होगा ना पिचमेंट में? रेगुलर क्लासेस आपके अभिषेक से बताएंगे आपको, जनरली 5 नवंबर से बोले हैं। और जैसा आप लोग का इनरोलमेंट रहता है उसके हिसाब से क्लासेस रेगुलर चलेंगी और मेरी क्लास चलेंगी। मेरी क्लास ऐसे चलती हैं
मतलब साथ में आपका नोट्स करते जाएगा, हम क्वेश्चंस देते जाएंगे, पूरा प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है सर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड नाइट। थैंक यू।